So students, let's talk a few things about joint and byproduct. अच्छा, होता ये है कि कभी कभार जब हम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो हम एक ही ओरिजिन की बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर लक्स की बात करें तो पिंक लक्स भी है, वाइट भी है. तो आपको क्या लगता है कि हर कलर के लिए क्या वो अलग प्लांट लगाते होंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेम. तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके वो स्प्लिट ऑफ ज़रूर होते होंगे, बट टू सर्टेन एक्सटेंट उनकी जो प्रोसेसिंग है वो कॉमन होती होगी. होता कुछ यूँ है कि लेट सपोज हमारी 3 प्रोसेसेस में जो है वो प्रोडक्ट तैयार होती है. अब हम कॉमन इनपुट करते हैं, मटेरियल लगाते हैं, लेबर लगाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं. इस प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो हम दूसरे प्रोसेस में इन कर देते हैं. ठीक है, उस पर लेबर लगाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं. इस प्रोसेस का आउटपुट हम दूसरे प्रोसेस में इन कर देते हैं. इसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो 3 अलग अलग फॉर्म्स में चला जाता है, ए, बी और सी. जिस पॉइंट पे आपकी प्रोडक्ट ब्रेक होती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट. इस पॉइंट से पहले तक के जो खर्चे होते हैं ये जॉइंट कॉस्ट होती है, और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कॉमन कॉस्ट भी बोलते हैं. ये जो जॉइंट कॉस्ट होती है ये हमें शेयर करनी होती है अमंगस्ट आर मेन प्रोडक्ट, दैट इज़ ए, बी एंड सी. ठीक है, तब क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी सेलिंग प्राइस है, हर प्रोडक्ट की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं. यहाँ टूटने के बाद इन पर हम जो मज़ीद खर्चा करते हैं वो हर प्रोडक्ट का ज़ाती खर्चा है. इसको हम बोलते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये जिस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी आ रही है उसी को चार्ज की जाती है. ये हम शेयर नहीं करते तमाम में, जिसकी है बस उसी को चार्ज करती. जबकि जो कॉमन कॉस्ट होती है वो तमाम प्रोडक्ट्स में शेयर की जाती है. और शेयर किस तरह से की जाती है, उस शेयर करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. इन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लूँगी और फिर उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगी. लेट सपोज हमारी जॉइंट कॉस्ट जो हमें शेयर करनी है वो कुछ 1,20,000. अच्छा, ये याद रखिएगा कि बाय प्रोडक्ट एक्सीडेंटली हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जिस तरह हम नॉर्मल लॉस को कॉस्ट की शेयरिंग नहीं देते हैं, इसी तरह हम बाय प्रोडक्ट को भी कॉस्ट में कोई हिस्सा नहीं देते हैं. बाय प्रोडक्ट को कोई कॉस्ट शेयरिंग नहीं होती है क्योंकि वो बनाने के लिए हमने खर्चा किया ही नहीं था. वो तो एक ऐसी प्रोडक्ट है जो खुद ब खुद बन गई है. तो जो जॉइंट कॉस्ट हम शेयर करते हैं वो सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स में ही करते हैं. अब लेट सपोज हमने यूनिट कुछ प्रोड्यूस किए हैं, उसमें से हमने कुछ यूनिट सोल्ड कर दिए हैं, उनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं और उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी मौजूद है. अब हमारे पास प्रोडक्ट है ए, बी और सी. हमने यूनिट्स बनाए हैं कुछ 5,000, 4,000 और 1,000. इनमें से हमने कुछ 3,500, 2,800 और 900 यूनिट्स ऐसे हैं जो हमने बेचे हैं. सेलिंग प्राइसेस आर 20, 10 and 60, while further processing cost is 10,000, 5,000 and 25,000. Now we have been asked to calculate total cost of A, B, C using physical output method, sales value method, and the third one is NRV method. क्वेश्चन आपको ये ज़रूर बताएगा कि आपको कौन सी मेथड से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू शेयर जॉइंट कॉस्ट. अच्छा, फिजिकल आउटपुट मेथड से हम शुरू करेंगे. एक बात मुझे आप खुद सोचें कि जो यूनिट हम बनाते हैं उस पर खर्चा आता है या जो यूनिट हम बेचते हैं उस पर खर्चा आता है? येस, द आंसर इज़ जो यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं हम उस पर खर्चा रिकॉर्ड करते हैं. सही है, तो हमने यूनिट प्रोड्यूस किए 5,000, 4,000, 1,000. तो फिजिकल जो यूनिट हम बिके हैं, देखिए जो यूनिट नहीं भी बिके खर्चा तो उन पे भी आया होगा ना. तो यूनिट सोल्ड हम इंटायरली इग्नोर करेंगे जॉइंट कॉस्ट की शेयरिंग में. जो यूनिट्स हम बनाते हैं हम उस हिसाब से खर्चा शेयर करेंगे. अब हमारे पास जो है 1,20,000 की कॉस्ट है और हम फिजिकल आउटपुट मेथड से जो है वो कॉस्ट को शेयर करने जा रहे हैं. फिजिकल आउटपुट मेथड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो जितना बना है उसको उतनी कॉस्ट चार्ज कर देंगे.
अब हमारे पास तरीक़ेकार ये है कि ए प्रोडक्ट को हम कॉस्ट चार्ज करेंगे। हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है इट्स 1,20,000। हम 1,20,000 को टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे जो कि 10,000 है, और ये 10,000 मुझे यहाँ से पता चला है, ये रहे, ठीक है। तो 10,000 मेरे टोटल यूनिट्स हैं, उसमें से सिर्फ ए के यूनिट जो है वो 5,000 है। तो 1,20,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय जिस यूनिट की कॉस्ट निकालनी है सिर्फ उतना। जैसे आप रेंट को फ्लोर एरिया की बेस पर अपोर्शन करते थे, तो क्योंकि इसको हम 60,000 कॉस्ट का शेयर दे देंगे। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसकी जो अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, आप कोशिश करें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को बार बार वैल्यूज़ देखने में मुश्किल ना हो। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो 10,000 है, ये इसकी अपनी ज़ाती है, ये हम अलग से ऐड कर देंगे। तो ए प्रोडक्ट का टोटल खर्चा आ जाएगा 70,000। इसी तरह अगर बी प्रोडक्ट की बात करें तो बी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट शेयरिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 1,20,000 इंटू 4,000, क्योंकि इसके 4,000 यूनिट्स बने तो कुछ 48,000 का जो खर्चा है वो हम इसको दे देंगे, प्लस इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5,000 है, वो भी इसको चार्ज करेंगे। तो 53,000 जो है वो प्रोडक्ट बी पर हम चार्ज करेंगे इंटायरली। ये इसका अपना खर्चा हो गया। उसके बाद सी की अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट को आप टोटल यूनिट से डिवाइड कर दें, और सी के यूनिट सिर्फ 1,000 है, तो सिर्फ 12,000 की कॉस्ट जो है वो हम सी को शेयर करेंगे। वाइल सी की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अच्छी खासी है 25,000, तो ये कुल मिला के 37,000 की कॉस्ट जो है वो हम सी को शेयर कर रहे होंगे। इसके बाद अगर हम सेल्स वैल्यू मेथड देखें तो सेल्स वैल्यू मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितना कमा के दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ही घर में अगर 3 फैमिलीज़ रहती हों और हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस शेयर करना चाहें तो हम कहते हैं भाई आपके घर में 4 लोग हैं, आपकी फैमिली के 5 अफराद हैं, हम उस हिसाब से शेयर कर देते हैं। मतलब जितने जिसके घर में अफराद हैं उस हिसाब से हम बिल शेयर कर दें। एक तरीका ये है कि हम यूँ भी कर लेते हैं कि जिसकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा खर्चा उठा ले। तो सेल्स वैल्यू मेथड में भी ये होता है कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा कमा के दे रही है उसको हम ज़्यादा खर्चे का लोड दे देते हैं, पहले उसके यूनिट कम बने हैं या ज़्यादा बने हैं। तो हम उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ए, बी और सी की सेल्स वैल्यू पता करेंगे। ए के 5,000 यूनिट्स हमने बनाए हैं, 4,000 इसके और 1,000 इसके, और इनकी जो सेलिंग प्राइजेज़ हैं वो कुछ हैं 20, 10 और 60। तो हम सबसे पहले इनकी सेल्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ 2 लाख आ रही है इनकी सेल्स वैल्यू, सही। अब हम इस सेल्स वैल्यू की बेसिस पर 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट को शेयर करेंगे। किस तरह से करेंगे? ए की अगर बात करें, हम टोटल कॉस्ट को टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे और ए की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हमारे पास आंसर अभी ये इत्तेफाक है 60,000 आएगा, और फिर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ए की है वो ए के हिस्से में जाएगी, इट इज़ 70,000। इसी तरह हम बी के लिए 1,20,000 को 2 लाख से डिवाइड कराएंगे और 40,000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 5,000 मज़ीद ऐड कर देंगे, तो ये बी की कॉस्ट आ जाएगी। और सी के लिए भी हम यही काम करेंगे कि हम 1,20,000 को डिवाइड करा देंगे 2 लाख से और मल्टीप्लाई करा देंगे 60,000 से। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 25,000 मज़ीद ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उसकी अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है तो वो भी जाएगी। तो फिर वो जब आप ऐड करोगे तो इसके बाद जो भी टोटल आएगा वो इसके आंसर्स होंगे। ये सेल्स वैल्यू मेथड की बेसिस पर हमने कॉस्ट को जो है वो शेयर किया है अमंगस्ट ए, बी, सी। लास्ट मेथड है हम NRV कैलकुलेट करते हैं। NRV कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार ये है कि हम सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करवाएंगे, उसके बाद जो चीज़ बचती है वो NRV होती है। बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहती हूँ और मेरी गाड़ी 60,000 की बिकेगी, अगर मैं उस पर 10,000 का खर्चा करूँ तो इसका मतलब है नेट जो उस गाड़ी को बेच के मुझे मिलेंगे वो 50,000 मिलेंगे। तो दिस इज़ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास प्रोडक्ट ए, बी और सी की सेल्स वैल्यू निकली हुई है 1 लाख,
40,000 और 60,000, ये इनकी सेल्स वैल्यू है। इसमें से मैं इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो माइनस कराऊंगी, जो कि बनती है कुछ 10,000, क्वेश्चन में गिवन है 5,000 और 25,000। इसके बाद जो आंसर्स आएंगे वो इसकी NRV आएगी, इसकी आएगी 90,000, इसकी आ जाएगी कुछ 35,000 की NRV और इसकी आ जाएगी 35,000। 1,60,000 टोटल NRV हो गई। अब हम NRV की बेसिस पे 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट को शेयर करेंगे। किस तरह से करेंगे? हमारी 1,20,000 की जॉइंट कॉस्ट है, इसको हम डिवाइड कराएंगे 1,60,000 से और मल्टीप्लाई करा देंगे 90,000 से फॉर प्रोडक्ट ए। जो भी आंसर आएगा उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी शामिल की जाएगी। इसी तरह प्रोडक्ट बी के लिए 1,20,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 35,000। जो भी आंसर आएगा उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के 5,000 भी शामिल कर दिए जाएंगे। फिर 1,20,000 डिवाइड बाय 160,000 मल्टीप्लाई बाय 35,000। जो भी आंसर आएगा उसमें 25,000 फर्दर प्रोसेसिंग के अलग से शामिल किए जाएंगे। दैट्स हाउ वी विल शेयर जॉइंट कॉस्ट अमंग्स ऑल 3 प्रोडक्ट्स। दैट्स हाउ स्टूडेंट्स आप जो हैं वो जॉइंट कॉस्ट शेयर करते हैं। मेथड्स आपको बताए जाएंगे, उनके हिसाब से आपको जॉइंट कॉस्ट शेयर की जाएगी। अच्छा, किट में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपको मालूम करने को बोला गया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मालूम करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आप जॉइंट कॉस्ट शेयर करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री आपसे पूछ रही हूँ, तो पहले आप ए की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें। ए अपनी कॉस्ट में से अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी ऊपर ही हमें फिजिकल आउटपुट मेथड से कॉस्ट शेयर करने को बोला जाता है, तो हम कैसे शेयर करिए, हमने 1,20,000 को हमने डिवाइड किया 10,000 के साथ और ए की हमें कॉस्ट निकालनी थी 5,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, 60 आ गया। 60 में हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के 10,000 और ऐड कर दिए। 70,000 ए की ज़ाती कॉस्ट है। अब क्वेश्चन में लिखा था, ओपनिंग इन्वेंट्री का तो जिक्र नहीं था, क्वेश्चन में लिखा था कि हमने 4,000 यूनिट बनाए और 3,500 बेचे हैं, तो इसका मतलब 1,500 आपके पास इन्वेंट्री में मौजूद होगा अभी भी। मतलब 5,000 में से अगर आपने 3,500 बेचे हैं तो 1,500 स्टिल आपकी इन्वेंट्री में है। तो ये जो 70,000 की कॉस्ट है ये ए के अपनी ज़ाती जो 5,000 यूनिट बने ये उसकी कॉस्ट है। तो हम इस कॉस्ट को 5,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे, ए का अपना पर यूनिट आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1,500 से जो ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ए की अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। ए अपने इन खर्चे में से अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू करेगा, टोटल 1,20,000 में से नहीं करेगा। किसी भी मेथड से आप कॉस्ट शेयर कराएं, पहले ए का हिस्सा निकालें, फिर ए के हिस्से में से ए की क्लोजिंग इन्वेंट्री का हिस्सा अलग से निकालें। अच्छा, बाय प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है तो सवाल में बाय प्रोडक्ट को लेके वैसे तो 3-4 ट्रीटमेंट बताएं, पर इन ब्रॉडर कैटेगरी 2 ही बातें। या तो वो आपको कहता है, देखो बाय प्रोडक्ट को मैंने कहा कि हम कॉस्ट का कोई शेयर जो है वो अलॉट नहीं करते हैं, बाय प्रोडक्ट को हम खर्चे का कोई हिस्सेदार नहीं बनाते। हाँ, अगर हम बाय प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई सेलेबल वैल्यू है, तो लाजिम बात है हमारे पास उसको बेच के पैसा तो आ रहा होगा, तो कैश तो डेबिट हो रहा होगा। सवाल ये होता है क्रेडिट क्या करें। क्रेडिट में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इनकम में इसको ले जाएं, सेल्स में ले जाएं, अदर इनकम में ले जाएं, या तो हम इसको इनकम ट्रीट करवा लें। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इसको कैश डेबिट कराएं और प्रोसेस अकाउंट यानी कि एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करा दें। जैसे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट पर ले जाते थे, तो एक्सपेंस को क्रेडिट करें या फिर प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करें। वैसे सवाल में आपको यूं लिखा होगा कि प्रोसेस अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करने का मतलब है आप अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहे हो बेसिकली। ऐसे नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू को आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करते थे, ऐसे बाय प्रोडक्ट की सेल्स प्रोसीड्स को भी आप प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करवा दें। या तो दोनों सूरतों में प्रॉफिट बढ़ेगा, या तो आप इनकम बढ़ा दें या एक्सपेंस को कम कर दें, दोनों सूरतों में एक ही बात। अगर तो सवाल आपको बोलता है कि हम बाय प्रोडक्ट को इनकम में ले जा रहे हैं, तो सवाल में से बाय प्रोडक्ट को ऐसे इग्नोर कर दें जैसे बाय प्रोडक्ट दिया हुआ ही नहीं है। कुछ भी नहीं करना आपको बाय प्रोडक्ट का। फिर जो सेल्स अकाउंट बना रहा है वो जाने, उसका काम जाने, जो इनकम बुक कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। हम तो कॉस्ट शेयरिंग कर रहे हैं ना, कॉस्ट की शेयरिंग में इनकम का जो रिकॉर्ड है या पोस्टिंग है वो हमें करनी नहीं होती है। हाँ, अगर वो कहता है बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट में क्रेडिट कर दें, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है
कि जॉइंट कॉस्ट जो भी आपको दी हुई है, जैसे हमारे सवाल में वो 1,20,000 थी, तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट को बेच के लेट सपोज आपको $3,000 रेवेन्यू आ रहा है, तो बाय प्रोडक्ट को बेच के जो भी आपको पैसे हासिल हो रहे हैं आप अपनी जॉइंट कॉस्ट में से वो माइनस कर दें। अब बची 1,17,000 की कॉस्ट। ये जो 117,000 की कॉस्ट है ये आप अपनी मेन प्रोडक्ट्स में जिस भी मेथड से सवाल आपको बता रहे हो उस मेथड के तहत शेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो बाय प्रोडक्ट को कहते हैं इनकम अकाउंट में ले जाएं, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दें, तो बाय प्रोडक्ट को सवाल में से इग्नोर कर दें। अगर वो कहते हैं बाय प्रोडक्ट को प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करें, इसका मतलब ये होता है कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है पहले आप उसको कम करें। किस अमाउंट से कम करेंगे? बाय प्रोडक्ट को बेच के आपको जो भी पैसे हासिल हो रहे हैं उस अमाउंट से इसको कम करें और उसके बाद इसकी पोस्टिंग कर दें। अच्छा, तो ये कुछ बाय प्रोडक्ट को लेके ट्रीटमेंट थे। अब एक और एरिया हमारे पास है जिसमें थ्योरी और कैलकुलेशन मिक्स है। मैं डायरेक्ट इसके कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगी फ्रॉम द प्रैक्टिस हैंड आउट। Yes, from question number, let's start from question number 39 and I'll discuss its theory likewise. Which of the following might improve cash flow of business? रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर आप पेमेंट जो ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ इससे तो आपका आउटफ्लो होगा ना, लोन के पैसे वापस करने का मतलब है कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी नहीं होगी बल्कि खराब होगी। बी से भी कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट पैसा तो नहीं आया। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट अगर हम कस्टमर्स को देते हैं, अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि ये हमारा नुकसान है। भाई नुकसान तो है, लेकिन अर्ली डिस्काउंट देने की वजह से कस्टमर जल्दी पैसे दे देते हैं। अभी पॉइंट ये नहीं है, आप एंट्री क्या बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड की, कैश डेबिट होता है ना, इस एंट्री में पैसा आता है ना आपके पास। तो वो ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि एक्सपेंस कौन सा है और नहीं है, उसने ये पूछा कौन सी टेक्निक इन ऑप्शंस में आपके पैसे के फ्लो को इम्प्रूव करने में मददगार होगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम अपने कस्टमर्स को जो है वो डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो वो जल्दी पैसे देते हैं। इंटरेस्ट पे करना इज आउटफ्लो, इट्स नॉट इन फ्लो, तो ये भी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द रीजन फॉर कैश डेफिसिट? अच्छा, कैश डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास पैसे जा ज़्यादा रहे और आ कम रहे, मतलब हमारे जो इनफ्लोज हैं वो कम है और हमारे जो आउटफ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा है। डेफिसिट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपका जो कैश मैनेजमेंट का प्रोसीजर है या लोग बैठे हैं जो पैसा मैनेज कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कि वो लोग नहीं इक्वेट कर पा रहे हैं इन दो चीज़ों को। दूसरी बात ये कि अगर आपका बिजनेस मुस्तकलन जो है वो लॉसेज में होता है तो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता कैश फ्लो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, बिकॉज बिजनेस इटसेल्फ इज नॉट जनरेटिंग कैश। कब तक आप अपने घर से लाके बिजनेस में डालते रहेंगे ना। तो अगर बिजनेस इटसेल्फ इज लॉस मेकिंग तो फिर ये है कि आपको कैश डेफिसिट के सामने करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे आपने नोट किया होगा कि हमारा बिजनेस है बहुत अच्छा है लेकिन आजकल हम अपना घर बनवा रहे हैं, तो जब हम अपने घर बनवा रहे होते हैं तो हम बाकी खर्चे, फॉरेन टूर्स, ये सब हम रोक देते हैं ना, क्योंकि हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है, कहीं पर लग रहा होता है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस एक्सपैंड कर रहा होता है, नई ब्रांचेस ओपन कर रहा होता है, नए मुल्कों में जा रहा होता है, नए शहरों में जा रहा होता है, तो जो पैसा हम बिजनेस में कमा रहे होते हैं ना वो वहीं का वहीं लग रहा होता है। तो फिर ऐसी सूरत में भी हमें थोड़ी बहुत कुछ वक्त तक कैश की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा महंगाई बड़ा अहम रोल है इसका। जैसे अभी आजकल के ज़माने में ही मैंने इन्वेंट्री 100 रुपये की बेची, सामने वाले ने कहा 1 महीने बाद पैसे दूंगा, मैंने कहा ठीक है, उसने 1 महीने बाद 100 की मेरे पैसे 100 वापस कर दिए। अब मैं वही इन्वेंट्री खरीदने जा रही हूँ तो वो 105 की हो गई है। तो क्योंकि मुल्क में महंगाई बढ़ती जाती है, तो महंगाई बढ़ने से होता ये कि आपके खर्चे तेज़ी से बढ़ते हैं और पैसे की वर्थ गिरती जाती है, तो आपको कैश डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने पूछा था विच टू ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द रीज़न फॉर कैश डेफिशिएंसी? इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, ए एंड सी। डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 40 का आंसर होना है ए और सी। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी द रीज़न टू होल्ड कैश? अच्छा, ऑल ऑफ द अबव है वैसे इसका आंसर। हम क्यों पैसे को, जैसे अगर मैंने कुछ पैसा कमाया तो हमें कहा जाता है भाई सारा पैसा बिजनेस में ना लगाएं, कुछ बचा के रखें। वो बचा के हम क्यों रखते हैं? देखिए, एक तो हम रखते हैं अपने रोज़मर्रा के खर्चे पूरे करने के लिए, हमें बिल देने हैं, सैलरीज देनी है, रेंट देना है, फला जो भी हमारे खर्चे हैं।
एक हम पैसा बचाते हैं इमरजेंसी पर्पस के लिए, कहीं कोई, जैसे लोग अक्सर कहते हैं ना, कोई नागहानी आ जाए उसके लिए ना, तो हमें थोड़ा पैसा हाथ में उस पर्पस के लिए भी रखना चाहिए। एक हम पैसे को हाथ में रखते हैं स्पेकुलेशन मोटिव के लिए। स्पेकुलेशन मतलब कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट दिखी, ऐसा ना हो कि हाथ में पैसा ना हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई जो है वो स्कीम अनाउंस की और बहुत सस्ते प्लॉट मिल रहे हैं और एप्लीकेशन भरनी है तो 50,000 रुपये चाहिए होंगे। अब मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, स्कीम बहुत सस्ती है, ऑफर बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पर मेरे पास 50,000 नहीं है, तो मैं इस मौके को अवेल नहीं कर पाऊंगी। तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट की नीयत रखना चाहते हैं, मतलब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे और पैसा लगा दें, तो इसके लिए भी हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा हाथ में होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपॉर्चुनिटी हमसे वेस्ट हो जाए। 42 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी इररेलेवेंट क्राइटेरिया फॉर लेंडर्स। अच्छा, रेंडर्स मतलब जो पैसा उधार दे रहा है। जैसे मैं भी अगर कोई मुझसे पैसे मांगे और मैं उसको पैसे देना चाहूँ तो मैं सोचूंगी उस शख्स के बारे में कि मुझे उसको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। तो हम क्या जो चीज़ें हैं वो सोचते हैं, तो इसके लिए हमारी बुक में एक निमोनिक यूज़ हुआ है कंपेयरी का नाम से। कंपेयरी का मतलब होता है सबसे पहले आप सामने वाले का कैरेक्टर देखें जो आपसे पैसे मांग रहा है ना। अगर वो 2 बार जेल गया हुआ, या कभी कभार हमारे दोस्तों में होता है यार इसको उधार नहीं देंगे, पैसे लेता है वापस नहीं करता, टोपियाँ करा देते रहते हैं, इतनी लंबी कहानी कर देते हैं, हम दिस एंड दैट। तो अक्सर हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी का नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि भाई इसका कैरेक्टर ऐसा है कि पैसे कभी भी वापस नहीं करता। कुछ लोगों का बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर होता है कि भाई ये जिस टाइम पे बोलता है उसी टाइम पे पैसे ला के देता है, तो इसको आप आराम से पैसे दे दें। तो सबसे पहले आप किसी को पैसे उधार देते हुए सामने वाले का कैरेक्टर चेक करेंगे। दूसरा, कितना अमाउंट वो हमसे मांग रहा है, ये भी मैटर करता है। फिर उस अमाउंट के ऊपर हम कितना कमाएंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझसे 2 लोग पैसे मांग रहे हैं और एक 8% रिटर्न दे सकता है और एक 12%, तो मैं 12% वाले को पैसे जमा कराऊंगी। मैं सामने वाले से ज़रूर ये बात पूछूंगी आप पैसा किस लिए चाह रहे हैं। अगर मुझे लगता है जिस मकसद के लिए पैसा चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई कहता है भाई मुझे पैसे उधार इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे दुबई में T20 मैच हो रहा है वो देखने जाना है, तो मुझे होता है कि यार ये जो पैसे हमसे ले रहा है ये तो मतलब ये इसमें कोई कमाने के चांसेस थोड़ी ही मुझे वापसी करेगा, कैसे करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई अपने बिजनेस में लगाने के लिए पैसा ले रहा है, कोई अपनी स्टडीज़ के लिए पैसा ले रहा है, तो मुझे लगेगा कि भाई ठीक है ये अभी पैसा ले रहा है लेकिन इवेंचुअली ये इस काबिल हो जाएगा कि मेरा पैसा मुझे वापस कर सके। तो आई विल आस्क कि भाई व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बोरोइंग। उसके बाद एबिलिटी टू रीपे, सामने वाले की क्या सलाहियत है कि वो मुझे पैसा वापस कर दे या नहीं कर दे, ये भी जो है वो हम देखते हैं। उसके अच्छा, अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, एक बात का ध्यान में रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक वक्त में जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट में तमाम फैक्टर्स मौजूद हों। हम ये तो सही कर सकते हैं कि कभी किसी में कोई फैक्टर अच्छा मिलता है, कभी किसी में कोई फैक्टर अच्छा मिलता है, लेकिन एक वक्त में ये कहना कि तमाम किसी में कोई ऐसे फैक्टर्स मिले कि भाई नहीं ये इसको देंगे, ये तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतर है। देखिए बैंक्स भी जब पैसे किसी को उधार देती हैं ना, तो ये नहीं सोचती हैं कि सारा पैसा एक झटके में वापस आ जाएगा, वो भी रिस्क ले रही होती हैं ऑब्वियसली। अब वो जब आप रिस्क ले रहे होते हो तो प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम बिल्कुल रिस्क ना लें तो फिर रिटर्न के चांसेस भी हमारे पास से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो ठीक है आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन फिर वो उसको जस्टिफाई। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई रीपेमेंट किस तरह से होगी, थोड़ी थोड़ी करके होंगी, लमसम रीपेमेंट्स होंगी। और इंश्योरेंस अगेंस्ट पेमेंट, इंश्योरेंस इज बेसिकली व्हाट सिक्योरिटी यू आर टेकिंग अगेंस्ट दैट पेमेंट। कभी कभार हम कोई चीज़ मॉर्गेज रखवाते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट, किसी एसेट के डॉक्यूमेंट्स, किसी के कुछ बॉन्ड्स होते हैं किसी के पास, वो एक सिक्योरिटी होती है कि भाई कल को अगर आप पैसा ना दो तो हमारे पास कुछ तो हो कि जिसके थ्रू हम अपना पैसा रिकवर कर सकें। तो जो इंश्योरेंस होती है उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि जो एसेट्स आप मॉर्गेज के तौर पर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं गिरवी रखवाना, दैट शुड बी ईजी टू टेक, easy to value and easy to realize। ठीक है, मतलब ये है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं वो, जैसे अगर कोई मुझे कहे कि भाई आप मेरा घर रख रहे हैं,
अब वो घर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बैंक के अंदर उसका घर रख लूंगी, घर तो अपनी जगह पे होगा ना। हाँ, घर के पेपर्स में रख सकती हूँ, पर घर फिजिकल फॉर्म में तो नहीं रख सकती। या कोई मुझे अपनी गाड़ी की चाबी लेके दे, गाड़ी आप रख लो, पैसे दे दो, नहीं, आप मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखवा दें, ओरिजिनल फाइल रखवा दें, पर आपकी गाड़ी मैं नहीं रख सकती। तो दैट थिंग शुड बी ईजी टू टेक। फिर वो इजी टू वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़, जैसे आप मेरे पास ले आए कॉइन्स जो कि कोई 300-400 साल पुराने, और आप कह रहे हैं कि ये बहुत जो है ना वैल्यूएबल कॉइन्स हैं और इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दें। अब किन्हीं लोगों के लिए वो बस चांदी के टुकड़े हैं, उनको लगता है कि ये तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखते, और किन्हीं लोगों के लिए करोड़ों रुपए की वैल्यू रखते हैं। तो कहने का मकसद है, जिस चीज़ को आप मॉर्गेज के तौर पर अपने पास रखवा रहे हैं उसकी कीमत आसानी से पता चल जानी चाहिए। वो कोई पहेली नहीं होनी चाहिए कि उसकी कीमत ही नहीं पता वो क्या है। जैसे कोई मेरे पास एक बहुत महंगी कोई 50 लाख की पेंटिंग लेकर आ गया कि ये पेंटिंग आप अपने पास रख लें, अब वो उसको वैल्यू कराना, उसको बेचना, ये सब मुश्किल काम है। तीसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ एसेट ऐसा होना चाहिए जो जब हम बेचने जाएं तो आसानी से बिक जाए, मतलब वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना हो, उस पर कोई केस ना चल रहा हो, क्लीन चिट हो, तो फिर ये है कि वो इंश्योरेंस हमें रखने में मज़ा आता है। अब इसी के अंदर, इस सवाल के अंदर इन्होंने हमसे पूछा था कि यस, क्वेश्चन नंबर 42 में इन्होंने हमसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी रेलेवेंट क्राइटेरिया फॉर लेंडर्स। तो चेकिंग आउट द कैरेक्टर ऑफ बोरोवर, यस। इंश्योरेंस इररेलेवेंट पूछा है। अच्छा, इंश्योरेंस ये भी रेलेवेंट है। इन विच बैंक बोरोवर केप्ट हिज अकाउंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से बैंक में अकाउंट मेंटेन करते हो, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आपका कुछ भी कैरेक्टर वगैरह पता नहीं चलता। तो बी जो है वो इररेलेवेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, पहले 44 कर लेते हैं, थ्योरी का है, फिर 43। इफ देयर इज अ कंटिन्यूस कैश डेफिसिट विच रेमेडीज कंपनी हैव टू ओवरकम। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आपको कैश डिफ़िकल्टी का सामना है। जब आपको कैश डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं तो फिर आप लोगों से उधार लेते हैं, कस्टमर को उधार कम देते हैं, या उनको कहते हैं भाई जल्दी पैसे दे दो। फिर आप अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। गैर ज़रूरी खर्चे, एक तो होते हैं ना जो लाजिम व मलजूम खर्चे हैं, भाई ये तो करने ही करने। एक होते हैं वो डिस्क्रिशनरी कैश फ्लोज, जिन्हें हम कहते हैं कि आपकी मर्जी है, सहूलत है तो ये खर्चा करें, अदरवाइज़ ये खर्चा ना भी करें तो भी बिजनेस चल जाएगा। तो हम अपने ऐसे एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हैं जो कि नेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं है। तो 43 के अंदर अच्छा, तो इसके अंदर शेयर कैपिटल इशू कर दें, क्रेडिटर्स को टाइम पे देंगे, तो क्रेडिटर्स को टाइम पे देंगे तो पैसा तो चला जाएगा ना। इसके अंदर ए और सी आपको डिफ़िकल्टी से बचाएगा, या तो आप शेयर कैपिटल इशू कर दें, पैसा आ जाएगा, या फिर आप अपने नॉन करंट एसेट बेच दें। बिजनेस को एक्सपेंड करने में तो पैसा लगता है, आएगा नहीं। अब 43 देख लेते हैं। 43 के अंदर हमें जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून सेल्स दी हुई है। अच्छा, ये सवाल करने का मेरा एक तरीक़ेकार है, मैं आपको अपना तरीक़ेकार शेयर कर रही हूँ, बाकी आप जिस तरीके से करते हैं अगर आपको वो तरीका सही लगता है तो ठीक है। मई और जून, सबसे पहले मैं लिखती हूँ सेल्स। सेल्स है मेरे पास 20, 30, 40, 50, 20, 40। अच्छा, 20, 30, 40, 50, 20 और 40, ये मेरी सेल्स दी हुई हैं। इसको मैं डबल लाइन लगा देती हूँ। अब इन्हीं सेल्स में से 20% सेल्स जो हैं वो कैश में हैं, तो 20% हम इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% इनका बनता है 4, 6, 8, 10, 4, 8, ये हमारी कैश सेल्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है 40% विल बी रिसीव 1 मंथ आफ्टर सेल एंड इंटाइटल टू 1% कैश डिस्काउंट। अच्छा, जो कैश सेल्स हैं वो सेम मंथ में मिल जाती हैं। जो कि 40% सेल्स हैं उसका जो 99% है, क्योंकि 1% ऑफ होता है ना, तो वो पूरा नहीं मिलता। तो 40 का 39% नहीं लिखिएगा, जो 40% है उसका 1% ऑफ करना है, ये हमें नेक्स्ट मंथ मिलता है। तो मैं वर्किंग किस तरीके से करी हूँ चेक मैं आपके सामने करना चाहती हूँ।
20 का जो 40% है उसका 99% 7.92 ये हमें नेक्स्ट मंथ मिलेगा, यानी कि जनवरी का फरवरी में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 30 का 40% जो है 12 बनता है, इस पर 1% ऑफ मिलेगा। 1% ऑफ का मतलब ये है कि इसका 99% जो है वो हमें बेयर करना पड़ेगा। 11.88 फरवरी का मार्च में जाएगा। इसी तरह मार्च का 15.84 यहाँ, $19.8 यहाँ, $7.92 यहाँ, और जून का जो है वो आगे चला जाएगा। तो आगे के मंथ तो मेरे ख्याल में बनाने नहीं है, बेसिकली इन्होंने आपसे पूछा ही सिर्फ मई की कलेक्शन है, तो बस सही है। उसके बाद 40% भी हो गया। 30% विल बी कलेक्टेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर सेल, ठीक है। तो हम 30% जो है, अच्छा अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक लाइन लिखना मिसिंग है, और वो लाइन ये है कि कैश सेल्स है 20%। इसका मतलब सबसे पहले जो क्रेडिट सेल्स है वो निकालनी थी और फिर क्रेडिट सेल्स का ब्रेकअप करना है, क्योंकि ये जो टोटल परसेंटेजेस है ना वो 100 से भी ज़्यादा हो रही है। तो एक सेंटेंस इसमें मिसिंग है। 20% सेल्स आर ऑन कैश, आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स 40% विल बी रिसीव। तो अगर कैश सेल्स हमारी 20% है, इसका मतलब हमारी जो क्रेडिट सेल्स होंगी वो नहीं, बल्कि करेक्ट है, 100 ही है, ये सही था। 40% का 99% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा। उसके बाद जो 30% है वो सेकेंड मंथ में मिलेगा, और जो 10% है, यस 10% है वो थर्ड मंथ में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं 20 का कैलकुलेट कर लेती हूँ। 20 इंटू 0.4 इंटू 0.99, 7.92 यहाँ मिलेगा। 20 का ही 30%, 2 3 से 6 यहाँ मिलेगा, और 20 का 10% अप्रैल में मिलेगा। ये इसके ब्रेकअप है, ये वाले अमाउंट, ठीक है। अब इसी तरह 30 का जो अमाउंट बनता है, 30 का 40% का 99, 11.88 ये हमें यहाँ मिलेगा। फिर 30 का 30%, 3 3 से 9, 30 का 10% 3 ये हमें यहाँ मिलेगा। ये इस तरीके से होगा। फिर 40 का 40% और उसका 99, 1% ऑफ के बाद 15.84 यहाँ, और 4 3 12 यहाँ, और 4 यहाँ, और फिर 50 का 19.8 यहाँ, और फिर बाकी क्योंकि हमें मई की कलेक्शन निकालनी है, तो मई में जो टोटल हमें पैसा कलेक्ट होगा वो कुछ ये अमाउंट होगा, यानी कि 4 प्लस 19.8 प्लस 12 प्लस 3 यानी कि 15, 38.8 यानी कि 38,800 जो हमारा कैश है वो कलेक्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट स्टूडेंट्स। ऑल्दो इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे रह गए हैं, बट कंसिडरिंग द टाइम इफेक्ट, दिस इज़ ऑल वी कैन डू इन दीज 3 hours अप्रॉक्सीमेटली। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, यू हैव गॉट माई email address, let me know and I will respond you over there. Thank you so much.